नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण से संबंधित अध्याय जिसका शीर्षक है उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में हम जानेंगे कि उपसर्ग शब्द में किस ओर जुड़ते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम जानते हैं शब्द निर्माण। जब कभी भी हम शब्द बनाते हैं तो वो वर्णों के मेल से बनाते हैं, यानी शब्द निर्माण में हर एक वर्ण मिलकर शब्द बनता है। और क्या कहा है इसमें, शब्द निर्माण प्रत्येक भाषा की निरंतर चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। शब्द निर्माण से ही हम अपने भावों को भाषा में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो इस भाषा को निरंतर चलाने के लिए शब्द निर्माण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक शब्द से ही अन्य शब्द का निर्माण 3 प्रकार से होता है। जब कभी भी कोई एक शब्द बनाया जाता है, उससे अगर हम कोई दूसरा शब्द बनाएं तो वो 3 प्रकार से बनता है। जैसे कोई मूल शब्द हो गया, मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब के पहले यानी मूल शब्द के पहले कोई शब्द जुड़ता है उसे हम शब्दांश कहते हैं। बाद में उसके पश्चात जो शब्दांश लगते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे। तो जो मूल शब्द के पहले जुड़ता है वो तो हो जाएगा उपसर्ग, और जो मूल शब्द के बाद में जुड़ता है वो हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, तो ये 2 प्रकार हो गए। और तीसरा प्रकार क्या है, 2 स्वतंत्र शब्दों के योग से बनता है। यानी 2 अलग अलग शब्द हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो उनके योग से भी शब्द निर्माण किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि शब्द की बनावट कैसे होती है, यानी हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो किस प्रकार से उनको बनाते हैं। अगर हमें लिखना हो शिक्षित, शिक्षित जो शब्द है इसका मूल शब्द क्या है, मेन वर्ब क्या है। आप कहोगे इसका मेन वर्ब है शिक्षा, तो आप क्या करोगे, बाद हम अगर इत जोड़ देते हैं इत तो बन जाएगा शिक्षित। ओके, तब यह नया शब्द का निर्माण होगा जिसको लिखेंगे हम शिक्षित। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसके पहले कुछ नया शब्दांश जोड़ते हैं, मूल शब्द है शिक्षा, इससे पहले जोड़ो शिक्षा से बन जाएगा अशिक्षा, और अगर पीछे भी जोड़ना है यानी प्रत्यय भी लगाना है तो बन जाएगा अशिक्षित। राइट, तो क्या कहा, स्वतंत्र अर्थवान अक्षर या अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। अक्षर कह दो या वर्ण कह दो, उन वर्णों का समूह ही शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ देखें व्यंजन जहाँ होते हैं, अगर हम उन शब्द में से बांट कर देखें यानी उसका विच्छेद करके देखें तो हम देखेंगे कि श के नीचे हलंत है, यानी श क्या है, व्यंजन है तो उसके नीचे हलंत आएगा। ई क्या है, स्वर है तो उसके नीचे कोई हलंत नहीं है। तो श और ई मिलकर क्या बन गया, शी। अब देखो शी जो है संयुक्त व्यंजन है, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है। तो 2 कौन सी व्यंजन है, एक तो क है और दूसरा श है, इससे मिलकर बन गया श। अब इसमें लगी है मात्रा ई की, और ई क्या है, स्वर है, तो स्वर के नीचे हम हलंत नहीं लगाएंगे, व्यंजन के नीचे लगाएंगे। तो इन तीनों वर्ण को देखो और बन जाएगा शी, पूरा बन जाएगा शिक्षा प्लस इत शिक्षित। तो त केवल प्रत्यय नहीं है, ये दोनों मिलाकर प्रत्यय है, ई और त, इत प्रत्यय। राइट, तो ऐसे ही हमें शब्दों के अंदर पढ़कर देखना है कौन सा शब्दांश पहले जुड़ा है और कौन सा शब्दांश बाद में जुड़ा है। जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, और जो आगे जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक शब्द देखो आदर और दूसरा है अनादर। अब आप इस आदर शब्द में मूल शब्द क्या बना है, आदर ही मूल शब्द है, किसी की रेस्पेक्ट करना, आदर करना। इसी शब्द में देखते हैं कि कौन सा उपसर्ग बना है। अन्न इसमें उपसर्ग बना है। उपसर्ग क्यों, क्योंकि ये आगे जुड़ा है। तो क्या लिखेंगे हम, अन्न प्लस आदर बन जाएगा अनादर। यहाँ गौर से देखिएगा, अन्न और आ, इसका साउंड हो रहा है अ और इसका साउंड हो रहा है आ। अ और आ मिलकर बनता है आ। ओके, इसीलिए यहाँ पर न के पास में आ लगा है, यानी आ की डंडी लगी है, तो ये बन जाएगा स्वर के रूप में, यानी संधि के रूप में अनादर। न के बाद में हम आ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, तो आपको बस समझना है और उसमें से छांटना है कि कैसे हम उपसर्ग को बनाते हैं, और कैसे अगर उपसर्ग बना हुआ शब्द है तो उसमें से हमें अलग करना होगा। क्या अलग करोगे, एक तो प्रारंभ में लगा शब्दांश और एक बीच का मूल शब्द। ओके, हर एक मूल शब्द का अपना अर्थ होता है, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं होगा, बिना अर्थ का कोई मूल शब्द नहीं होगा, यानी उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। जैसे यहाँ देखो सबल शब्द है, यहाँ मूल शब्द क्या है, बल, और स क्या है, उपसर्ग। अभी थोड़ी देर के लिए उपसर्ग हटाओ तो बन गया बल। बल एक शब्द है जिसका अर्थ होता है। ठीक है, अब अर्थवान शब्द में ही हम शब्दांश जोड़ेंगे, यानी श का प्रयोग हम अर्थवान शब्द में यानी मूल शब्द में करेंगे। अब जैसे यहाँ लिखा है बल, इसी बल को हमने यहाँ यूज़ किया है, लेकिन इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग है दुर। इसमें देखो दुर शब्द जो है वो उपसर्ग बन जाएगा, दुर प्लस बल इजिकल टू बन जाएगा दुर्बल। राइट, तो दुर यहाँ आगे जुड़ा है मूल शब्द के, और मूल शब्द क्या है, बल, तो मूल शब्द के आगे जुड़ने वाले हमेशा उपसर्ग कहलाएंगे। राइट, ऐसे ही सफल में देखो फल, फल क्या है, मूल शब्द, और स क्या है, आगे जुड़ रहा है मूल शब्द के, तो उपसर्ग बन गया। अब एक और देखो सफल, एक ये भी इसका अर्थ होता है सफल होना,
मीनिंग है यानी मूल शब्द है, और इसमें भी अ जुड़ गया तो बन गया असफल, यानी वो सफल नहीं है। तो इन शब्दांशों का जो हम आगे जोड़ते हैं ना, इनका भी अर्थ होता है, मीनिंग होता है। दूर का भी अर्थ होता है, स का भी अर्थ होता है, अ का भी अर्थ होता है। तो हम इन शब्दांश और मूल शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते ही शब्द का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इनको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। पहला क्या बताया, मूल शब्द, और दूसरा उत्पन्न शब्द। अब यहाँ देखकर बताओ, चौराहा। चौराहा यानी चार राहें, चार रास्ते। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, राह, और मूल शब्द के आगे क्या जुड़ा है, उपसर्ग, और उपसर्ग क्या बनेगा, चार या चौ। ओके, तो चौ प्लस राह, चौराहा। चौ का अर्थ मीनिंग मैंने कहा होगा, तो बताओ क्या अर्थ होगा, चौ का अर्थ होगा चार। ठीक है, दुर्बल, बल यानी शक्ति वाला, और दुर यानी जिसमें शक्ति नहीं है, जिसमें नहीं होने का अभाव हो, वो दुर है। ओके, तो वह व्यक्ति जो दुर्बल है, मतलब जिसमें शक्ति नहीं है, मीनिंग बन गया और नया शब्द बन गया। ऐसे ही हार, हार गले का हार, अब इसमें उप जोड़ दो तो बन जाएगा उपहार, यानी क्या हो जाएगा, तोहफा। अब ऐसे ही हमने क्या बताया, मूल शब्द को हम देखेंगे, इसका अर्थ है, और इससे पहले जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाएंगे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा, यह नवीन शब्द कहलाएगा, जो उपसर्ग के जोड़ से बना है। तो प्रश्न कैसे बनते हैं, आपको मूल शब्द दिए जाएंगे तो उपसर्ग उसमें लगाना है और नया शब्द बनाना है। दूसरा कैसे बनेगा कि आपको उपसर्ग दिए जाएंगे, कोई भी नया अच्छा जिसका अर्थ हो और उस पर सटीक बैठे, वो मूल शब्द आपको जोड़ना है और एक नया शब्द का निर्माण करना है। तो ये दोनों ही प्रोसेस आपको करने आने चाहिए, उपसर्ग जोड़ना और मूल शब्द जोड़कर नया शब्द बनाना। राइट, अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे, यानी उपसर्ग क्या होते हैं। वे शब्दांश होते हैं, पहला पॉइंट याद करो, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व यानी पहले लगते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, वे किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तीसरा मीनिंग क्या देखा हमने कि वो उसके आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, यानी एक नया शब्द बनाते हैं, यानी उसमें एक नई विशेषता पैदा करते हैं। राइट, अब इसकी दूसरी परिभाषा समझते हैं, आप जो सरल लगे उसे समझ सकते हैं। लघुत्तम सार्थक शब्द खंड जो अन्य शब्दों के आदि में, आदि यानी शुरुआत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। शब्द खंड यानी जिसका सही अर्थ हो, वे शब्दों का टुकड़ा यानी शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के आगे जुड़ेगा और उसके अर्थ को बदल देगा, उपसर्ग कहलाएगा। राइट, शब्द के पूर्व जो अक्षर या अक्षर समूह यानी वर्ण समूह जो शब्द बनाने में काम लेते हैं, उसी को यहाँ पर कहा है, उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो, उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, यहाँ हमने देखा, और इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। अब चाहे कि आप उपसर्ग को अकेले जोड़ दो और कोई समझ जाए कि इसका मीनिंग क्या है, तो हम उसको नहीं यूज़ कर सकते। हमें उपसर्ग का यूज़ करने के लिए कोई ना कोई मूल शब्द चाहिए, वह उसके साथ ही जुड़ता है, उसका हम अकेले प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे देश है, देश यानी भारत देश या कोई भी कंट्री, अब उसमें लगा दिया उपदेश तो उसका अर्थ ही बदल गया, है ना। उप अगर अकेला बोला जाए तो हमें समझ नहीं आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन किसी शब्द के साथ जोड़कर बोलेगा तो हमें पता चलेगा कि वो कह रहा है उपदेश, यानी लेक्चर देना, उपदेश देना, समझाना। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा उसकी तीन बातें स्पष्ट होती हैं। कौन कौन सी, उपसर्ग सार्थक खंड होते हैं जिसका सही अर्थ हो और एक टुकड़ा होता है। राइट, वे शब्द खंड अर्थपूर्ण होते हैं जिसके अंदर अर्थ छुपा होता है। इसका हम स्वतंत्र अकेले में प्रयोग नहीं करते, इसको मूल शब्द की आवश्यकता होती ही है। ये किसी मूल शब्द के आदि में यानी प्रारंभ में जुड़ जाते हैं और नया शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, हार। हार क्या है, मूल शब्द है, इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो गले की माला हार और दूसरा है पराजय यानी हार जाना। ठीक है, अब इनके जो उपसर्गों का प्रयोग करेंगे तो एक हार के आगे कुछ और लगाए उपसर्ग और दूसरे हार में ही कुछ और अन्य उपसर्ग लगाए, तो दोनों का जो शब्द निर्माण होगा वो अलग अलग अर्थ प्रकट करेगा। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ हार के बहुत सारे नए शब्द बने हैं, तो हार मूल शब्द के आगे अगर आ लगा देते हैं तो बन जाएगा आहार यानी भोजन। अगर हम वी लगा देते हैं, विहार यानी रहना, और उप लगा देते हैं तो उपहार यानी कोई भेंट। जैसे प्रहार यानी हमला, हार के आगे अगर नी जोड़ देते तो निहार, और अगर हार के आगे सम जोड़ देते तो संहार। इस प्रकार से अलग अलग नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। और उपसर्ग के अंदर वो शक्ति है जो नया शब्द बनाती है, वो खुद स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगी लेकिन किसी के साथ रहकर एक नया शब्द का निर्माण करेगी। तो हमने यहाँ देखा है कि शब्द निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग कितने प्रकार के हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। तत्सम यानी संस्कृत वाले शब्द, तद्भव यानी हिंदी भाषा के शब्द, और आगत यानी अन्य भाषा के शब्द। राइट, तो उपसर्ग का भेद क्या है, उपसर्ग को हमने 3 बातों में डाला, तत्सम, तद्भव और आगत। ध्यान से सुनना, तत्सम को संस्कृत कहा, तद्भव को हमने हिंदी कहा। अब आगत क्या होता है, आगत, गत यानी लाया गया, आया हुआ। ठीक है, तो कोई अन्य भाषा से शब्द को हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, वही आगत शब्द है। जैसे अगर उर्दू का शब्द अगर हम कोई बात लिखते हैं या बोलते हैं उसमें यूज़ करेंगे तो वो उर्दू का यानी आगत शब्द कहलाएगा। अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा, आगत शब्द कहलाएगा। ऐसे ही कोई और भाषा होगी तो उसको भी हम आगत शब्द में डालेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक जितना पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इसके दूसरे भाग में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।